कहूंगी नवाज शरीफ साहब का क्या मैं कहूं, वो जो बीमारी का बहाना बनाकर यहां से गए थे। अफसोस होता है कि हमें ये जब बात रिपीट करनी पड़ती है कि 3 दफा का वजीर आजम, और ये कहते क्या, उन्हें कायदे इनकलाब कहते हैं। तो ये जो इनका पासपोर्ट, जो इनकी जिसकी तजदीद नो होनी है, या जो इनका इनकलाब का रास्ता है, मुझे तो लगता है कि वो यूके के होम डिपार्टमेंट से आ रहा है। क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि वो भगोड़ा जो यहां से भागकर बीमारी के बहाने वहां गया था, वहां होम डिपार्टमेंट को वो कन्विंस नहीं कर सके, और उन्होंने उनको कहा, यानी पार्ट 2 शुरू हो गया था, लंदन से मुझे क्यों निकाला का। लेकिन वंस अगेन जिन्होंने यहां पर इनकलाब लाना था, जो इनकलाब के लिए यहां पर जिन्होंने आना था, एक दफा दोबारा वो अपील में चले गए हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे वहीं पर रहने दें। और जब उनको लग रहा है कि उनकी अपील भी रिजेक्ट हो जाएगी, जिस तरह से आपको पता चला कि इरफान हाशमी साहब ने खबर दी है कि उनके सामने वहां पर उनके ऑफिस में बैठकर वो बयान हल्फी जो है वो नोटराइज कराया गया। तो अब ये पूरा ड्रामा एक्सपोज हो चुका है। और आपको भी ये पता है, हम तो सिर्फ इतना कहकर मैं आगे चलूंगी कि अब मुझे तो लगता है कि नरगिस और दीदार रह गई हैं, बाकी उनसे मिलने वाली जो मुलाकातियों के नामों में भी अब शामिल आगे अब यही एक लॉट रह गई है कि कायदे इनकलाब साहब उनसे मिले, होम डिपार्टमेंट एक दफा उनका वीजा रिजेक्ट करके वहां से उन्हें लात मार के निकालेगा, तो तभी वो यहां पर वापस आएंगे। अदरवाइज तो ये इनकलाब अब लंदन वालों से ही होकर, और एक जिसे कहे ना, ये जो परसेप्शन मेकिंग है, परसेप्शन ये मेक किया जा रहा है कि वो यहां पर एक दफा दोबारा वोट को इज्जत देने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वही जिन्होंने वोट को इज्जत देनी थी उन्हीं के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो सारी डील है। और मियां साहब डील के ऊपर बड़ी सख्ती से जो है वो बात कर रहे हैं, और वो करके वो आना चाह रहे हैं। तो पहले भी बात की थी, अब भी कहूंगी, तारीख में एक ऐसा मोड़ आ गया कि वो जिसे कहना इनकलाब भी होम डिपार्टमेंट से होकर आना है। और अगर यहां पर वीजा की मनसूखी हो गई तो अब वो इनकलाब सीधा फ्लाइट पकड़ के ना लाहौर या इस्लामाबाद लैंड करेंगे। आप तैयार हैं, वो किसी वक्त भी वो डेट दे सकते हैं। और ये सारा नैरेटिव जो है ना वो इसीलिए बिल्ड किया गया। लेकिन अफसोस 2-3 चीजों पर होता है। सबसे पहले आपको याद है जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर रहे थे और सुबह शाम हो रहा था, अब 150 हो गए, अब 200 हो गए, और वो जिसे कहते हैं ना स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे जा रहे थे, तो क्या कहा जा रहा था, इमरान खान बहुत जालिम है, नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेज रहा, उसकी जान की गारंटी दे दे। जब नवाज शरीफ बाहर चले गए, भाग गए, सबको पता चल गया कि वो बीमारी का बहाना नहीं था। वो जो भी कर रहे थे, उन्होंने किस तरह अवाम की आंखों में, हुकूमत की आंखों में धूल झोंका। अब वही लोग ये कह रहे हैं कि जी वो स्क्रिप्ट तैयार हो गया है और वो डील करके वापस आ रहे हैं, और मतलब फखरिया अंदाज में वही पीएमएलएन जो वोट को इज्जत देती थी वो इन चीजों के ऊपर करी है। कल से आपने किसी एक की भी स्टेटमेंट ये सुनी है कि राना शमीम के एफिडेविट के ऊपर जो वो नोटराइज हुआ है, कोई पीएमएलएन के किसी लीडर ने भी आगे आकर उसको डिनाई तक नहीं किया है। वही बात है, मुर्तजा शाह जो है वो उसके अगेंस्ट बातें करने में मसरूफ है। मैं यहां पर बात, हमने सिर्फ एक अहमद नूरानी को भी यहां पर लाया गया, अहमद नूरानी की भी ऑडियो वीडियो का, जिस तरह से फ्रेंसिक हमारे मीडिया को, हम जब कहते हैं ना ये मीडिया ने ही क्या उसका फ्रेंसिक कराया, और मीडिया ने ही उसको जिस तरह से उस ऑडियो वीडियो का जैसे कहते हैं पोस्टमार्टम करके उनको एक्सपोज किया, तो ये सारी चीजें वन बाय वन करके टाइमिंग्स देखकर 19 नवंबर के बाद जब उनकी वीजा अप्लाई करना था, तो अवाम अब बहुत समझदार है। ये ना 90s का दौर है जब एक अखबार होता था, अवाम को हर बात याद है। अब दूसरी बात जो यहां पर मैं करना चाहती हूं, बेसिकली जो अवाम को समझने की है, अदलिया, आप वो इदारा, जो भी इदारा, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, वो कहते हैं ना जब आपको जरूरत पड़ती है आप उनके पांव भी पकड़ लेते हैं, अदरवाइज आप उनके गले भी पकड़ लेते हैं। पीर पगाड़ा साहब इन्हीं के बारे में कहते थे। इनकी यही स्ट्रैटेजी है, जब इनको लगता है ना इन्होंने डील करनी है तो ये मिन्नते तरले करते हैं, और जब इनको लग रहा होता है, तो आपने ये देखा है कि गुजरावाला का जलसा देख लें, लाहौर का जलसा देख लें, आप पिटिशन देख लें, अभी भी एस्टेब्लिशमेंट में इन्होंने उनको, जनरल फैज साहब को उसका हिस्सा बनाया हुआ है। तो ये इनका अदारों के ऊपर ये अटैक करते हैं, ये हर टैक्टिक, ये रिश्वतें लेकर अदारों को, या ये रिश्वत देकर जैसे जज खरीदते हैं, ये हम तो कहते हैं ना ये वकील नहीं ये जज करते हैं। ये चैनल जो है ये चैनल नहीं लेते, ये मालिक खरीदते हैं। देखिए एहतशाम साहब, मुझसे जब सारे पूछते हैं ना, आज भी ये कहा जा रहा था इन सालों को आप कैसे देखती हैं, बात सिर्फ इतनी है कि हमारी एक सारी परफॉर्मेंस अंडरमाइन कर दी जाती है महंगाई के साथ। जबकि मैं बिल्कुल तेजी तेजी से 4-5 फिगर्स दे देती हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले
साल के फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में हमारे एक्सपोर्ट गुड्स 27% इंक्रीज हुए, हमारी जो सर्विसेज थी, एक्सपोर्ट सर्विसेज थी, वो तकरीबन 25% इंक्रीज हुई। अगर हम तरसीलाते ज़र की बात करें वो 12% इंक्रीज हुई, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 20% इंक्रीज हुई, IT एक्सपोर्ट 39% इंक्रीज हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, फेडरल बोर्ड का रेवेन्यू 37% इंक्रीज हुआ। देखिए आप कार्स की सेल्स ले लें, फर्टिलाइजर्स ले लें, यूरिया ले लें, आप सीमेंट की सेल्स ले लें, आप ट्रैक्टर्स की सेल्स ले लें, ऑटोमोबाइल्स की ले लें, आप मोटरसाइकिल्स की ले लें, आप रेफ्रिजरेटर, पंखे, यानी एक जो बेसिक चीजों से लेकर हर चीज आपकी परफॉर्म करी। आज मैं SME सेक्टर देख रही थी, 8.3% उसकी ग्रोथ है। ये जो हमें बार बार कहते थे ग्रोथ, आज इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जब ये क्लोज करेगा 5% ग्रोथ करेगा। अच्छा सोनिया, सबसे पहले तो मैं फजलुर रहमान का लास्ट टाइम भी मैं बात करना चाही थी, वो फिर उस पे मैं आ जाऊं। फजलुर रहमान साहब की जो स्टेटमेंट आप देख रही हैं, यानी मतलब हैरानकुन बात है, 20 सीटें उनकी हैं, 16 सीटें हमारी हैं, इसी तरह से आज़ाद उम्मीदवार 9 आज़ाद उम्मीदवार हैं, उसमें से आज हम देख रहे हैं कि हरीपुर में तकरीबन कोई 6-7 चेयरमैन वो ऑलरेडी PTI में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह से आप देखें 3 सीटें जो है PMLN के और 1 सीट पीपल्स पार्टी की है। और आज हम उनका भाषण सुन रहे थे जरदारी साहब का, और उनके साथ जो वो छोटे जरदारी साहब हैं उनका सुन रहे थे, जो जिनको हम पर्ची चेयरमैन भी कहते हैं। तो आपने ये अंदाजा नहीं लगाया कि कितनी सरफेस पे रहकर ये लोग बातें करते हैं, कि जिनका KPK से सफाया हो चुका है, जिनको लग रहा है कि एक पार्टी सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी रहेगी और दूसरी अब सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी होकर रहेगी, वो भी आकर ये कह रही है कि जी हम आकर खेमे लगाएंगे। हम तो इनसे कह रहे हैं, और वही जो जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने कहा था, एक खेमा ही काफी होगा उनकी पीपल्स पार्टी की पूरी पार्टी को पंजाब में आने के लिए। पंजाब में कमबैक किए। देखें जी, उन्होंने पंजाब में कमबैक किया, आपने भी वीडियोस देखी हैं, मैंने भी वीडियोस देखी हैं। 2000 पे कुरान पाक पर हल्फ लेकर जिस तरह से उन्होंने वोट वहां पर खरीदे, या खानेवाल में जिस तरह से इन्होंने घी, चीनी, दालों के ऊपर वोट खरीदे। अफसोस की बात है KPK से एक पार्टी, और ये देखिए जमहूरियत है, हमें अच्छा लगता है मुकाबला हो, टफ मुकाबला हो, चाहे JUIF के साथ भी जो मुकाबला था, हमें सिर्फ इतना है कि हमारी पार्टी में जो कमी बेशी रह गई थी। खट्टक साहब जो पेशावर की सियासत को बेहतरीन तौर पर समझते हैं, खट्टक साहब का एक जो उनका था नौशहरा, उन्हीं का वोट बैंक है, मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने उन्हीं के भाई का बेटा खड़ा किया था। बट आपने देखा है कि वहां पर भी पीपल्स पार्टी PTI का बंदा लेकर भी तीसरे नंबर पर आई है। इसी तरह से अगर आप पेशावर में देखें तो वहां पर भी पीपल्स पार्टी चौथे नंबर के ऊपर आई है। हालांकि इतने बड़े लोगों को हजम नहीं हुआ, फजल रहमान साहब का दामाद जो है ना वो मेयर बन गया पेशावर का, लोगों को नहीं हजम हो रहा। सर वो तो हमसे भी, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और पार्टी को हमारी, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, इतनी सीटें, और अगर आप अभी विलेज लेवल के देखेंगे तो 90% नीचे हमारे चेयरमैन आ रहे हैं। तो आप तस्लीम करें कि धचका तो था ना, बैक टू बैक आप देखें जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें PTI की कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं थी। फिर हालिया कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात आप देख लें, फिर KPK आपका अपना घर तस्वुर किया जाता था, वहीं से तब्दीली की एक लहर चली थी। वहां पर भी चले, हम नहीं कहते कि बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन JUIF से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि JUIF जो है वो आपको पीछे छोड़ देगी। तो ये धचका तो था ना, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की। सोनिया, मैं 2-3 चीजें यहां पर ऐड कर लूं। जब हम ज़मीनी इंतखाबात की बात करते हैं तो आप ये देखें, सियालकोट का इलेक्शन हम जीते, PP का इलेक्शन हम जीते, जबकि वो सीट थी PMLN की। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि सियालकोट का जो डस्का का इलेक्शन था उसमें भी हमारा वोट बैंक 15 से 20 हजार इंक्रीज हुआ। आप गुजरांवाला का इलेक्शन देखें, जहां पर हम 25-30 हजार की लीड से हारे थे, वहां पर हमारी और PMLN का डिफरेंस 5000 का रह गया था। आप आ जाए खानेवाल पे, खानेवाल पे वही वाली बात है, हमारा अपना ही बंदा वो PMLN में जाकर, और वहां जिस तरह का भी प्रॉब्लम हुआ, हमें उसमें बिल्कुल हमें ये लग रहा था कि कुछ तंजीमी मसाइल हैं जिन्हें हमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो अब आज मैं बिल्कुल आगे, अब अगर हम लोकल बॉडी इलेक्शन कैट के ऊपर आ जाए तो आप ये देखें, बिल्कुल हमें अगर पिंडी, लाहौर और मुल्तान में शिकस्त हुई, उसके बाद हमने गुजरात के अंदर, वजीराबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, जेहलम के अंदर, यानी जो सेंट्रल पंजाब पूरा जिसे हम GT रोड कहते थे, वहां पर PTI का सारा PTI ने वहां से स्वीप किया लोकल बॉडी कंटोनमेंट के इलेक्शन में। अब आ जाए आप पेशावर की तरफ, और ये सारा का सारा जो इलाका है, यहां पर मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूं कि 90% जो विलेज की सीटें हैं प्लस जो पॉपुलर वोट है दैट वाज विद PTI, बट स्टिल हमारे लिए आई ओपनर, जी हमारे लिए जो आई ओपनर है, बिल्कुल जैसे आप लोग कह रहे हैं कि उनका दामाद आना, और जिस तरह से ये सारा कुछ है
पेशावर हमारा मेन इसीलिए अब हमारा फोकस है चलें, कि खट्टक साहब ठीक है। आए और आकर जिस तरह उन्होंने केपीके में 2/3 मेजोरिटी दिलाई थी, हाँ। दोबारा से आए, तंजीम को मजबूत करें, कैंडिडेट्स को देखना ये मजबूत कि करें। ये- और सिर्फ एक लास्ट आगे बात, नताइज यहाँ क्या पर होते हुआ हैं? क्या ठीक था, है। पीटीआई के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, हमारे 4 कैंडिडेट्स थे और बिल्कुल लिमिटेड टाइम था। हमने इस चलें, चीज अब से देखते सीखा है हैं कि कि अब क्या एक बदल बंदा जाएगा। होना एहतशाम साहब, आप चाहिए। वैसे देखते हैं इंटरेस्टिंग कि ये- चीज एक ये- लास्ट, जी। पीएमएलएन ने ऑलरेडी कह दिया है, पीएमएलएन के जो पार्लिमानी लीडर हैं उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि जनवरी में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, सेकंड फेज का, आप इसे डिले करके मार्च में। अली हमजा साहिबा, हम देखते हैं कि ये जितनी भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट के हवाले से अपोजिशन बात करती है, नाकामियों के हवाले से मरियम नवाज साहिबा हमेशा बात करती हैं कि ये सब ये नाकामियों के पीछे ये जंतर मंतर और ये जादू टूने, और इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए जी, मरियम बीबी के बारे में तो मैं अभी यही कहूंगी कि अभी आपने रिसेंटली उनके हस्बैंड की एक स्टेटमेंट सुनी है। उन्होंने क्या कहा है, 30 लाख की उनके बेटे ने शॉल ली हुई थी, 22 अरब उन्होंने शादियों पे लगाए, 36 तरह के उनके खाने थे, गरीब की बातें ये लोग करते हैं। और जब उनसे मीडिया वालों ने सवाल किया तो आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जी हम तो पीरी मुरीदी पर यकीन रखते हैं, हमारे तो लंगर चलते हैं। तो फिर पीरनी कौन हुई? वो तो मरियम बीबी हुई, वो जो इतना बड़ा ग्लास उठाकर ले आती हैं और वो जो वो जब तक वो ग्लास ना उठाए, मैं तो पहले भी कहा था, अब भी कहती हूँ, उन्हें 2023 के लिए पूरी देख सर पर उठाकर चलना पड़ेगा, तब कोई बनेगा उनका। लेकिन एक बात तो आ गई, जिस पीरनी की बात ये लोग करते थे वो पीरनी मरियम बीबी है, क्योंकि अपने उनके हस्बैंड ये क्लेम कर चुके हैं, क्योंकि इन्हीं के लंगर चलते हैं, यही पीरी मुरीदी के ऊपर यकीन रखते हैं और यही जादू मंतर करते हैं। चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, वो भी अपनी वजारत उज़्मा के लिए जाया करते थे पीरो फकीरों के पास। शहबाज शरीफ साहब ने भी सुना है 10,000 का एक तावीज लिया था किसी से वजीर आजम बनने के लिए। और अब आप ये देख रही हैं कि मरियम बीबी का तो मारूफ आजम ग्लास आपके सामने ही है। तो मैं ये बता रही हूँ कि इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इनको परफॉर्मेंस पर बात करें, ये नहीं कर सकते। खुद ये लूट कर बाहर भाग गए हैं जिस तरह से अब ये कर रहे हैं। वो जो भगोड़ा साहब हैं वो गए थे इलाज के लिए, अब कहाँ का इलाज? 2019 में ये कहा जाता था नवाज शरीफ आपने पढ़ने खुद लगा ही कारकर्दगी की बात की है।